नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। संगठन की मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, कुछ प्रोसेस के स्टेप्स दिए गए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, यानी कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को यानी कि एम्प्लॉय को मैनेज किया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं जिनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ए है रिक्रूटमेंट, बी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सी है ओरिएंटेशन, डी है सिलेक्शन। तो नीचे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ए डी सी बी, डी ए सी बी ए डी सी या फिर सी ए डी बी। कहीं इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा ये आपको जो है बताना है। तो देखिए, एच आर एम प्रोसेस यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मैनेज किया जाता है, उसके रिक्रूटमेंट से लेके उसको टर्मिनेट करने तक यानी उसके रिटायरमेंट तक क्या क्या स्टेप्स जो है परफॉर्म किए जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो जो है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस में, ये जानना कि करेंटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं और फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि आइडेंटिफाइंग करंट एंड फ्यूचर स्टाफिंग नीड, प्रेजेंटली कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और आगे चल के कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जहां पर आप ये चीज़ प्लान करते हो कि कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं उनको एडवर्टीजमेंट के जरिए जो है स्टिमुलेट किया जाता है कि वो जो भी वैकेंसीज है उसके लिए अप्लाई करें। यहाँ तक का प्रोसेस रिक्रूटमेंट होता है। जब कैंडिडेट अप्लाई कर देता है उसके बाद फिर बेस्ट कैंडिडेट को, जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना ही सिलेक्शन कहलाता है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हुआ है पहले, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट होता है यानी कि एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है, एडवर्टीजमेंट को देख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, फिर जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उनका इंटरव्यू होता है, उनका रिटन एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है और फिर बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। क्लियर। तो रिक्रूटमेंट देन सिलेक्शन। उसके बाद जब जब सेलेक्ट कर लिया जाता है तब आता है ऑन बोर्ड या फिर ओरिएंटेशन, जहां पर एम्प्लॉय को, जो नया एम्प्लॉय है उसको जो है कंपनी के कल्चर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, कंपनी में उसका क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या ड्यूटीज होंगी, वो सारा कुछ वहां पर उसको जो है बताया जाता है। क्लियर। और तो ओरिएंटेशन होता है एम्प्लॉय का। उसके बाद जब वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है तो प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उसको जो है वहां पर प्रोवाइड किया जाता है कि उसका जो भी काम होगा उसको कैसे परफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड उसको जो है ट्रेनिंग वहां पर दिया जाता है। उसके स्किल्स को करियर ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज वहां पर उसको दिए जाते हैं। क्लियर। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है एम्प्लॉय का और उसको जो है वहां पर फिर उसके बाद उसको मॉनिटर किया जाता है कि क्या वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। वहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो है गोल को सेट करती है, जो है इंपॉर्टेंट फीडबैक जो भी होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो जो है फीडबैक एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है। और अप्रेजल भी होता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही अप्रेजल होगा, यानी कि उसको प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बेसिस पे ही वहां पर डिसाइड किया जाता है। क्लियर। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट, कि एम्प्लॉय को कितना पेमेंट मिल रहा है, कौन कौन सा बेनिफिट मिल रहा है, सैलरी इंक्रीज करनी है कि नहीं करनी है, एम्प्लॉय को कौन कौन से पर्क्स मिल रहे हैं, वो सारा कुछ मैनेज होता है कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट में। और वहीं पर लास्ट है ऑफ बोर्डिंग या फिर टर्मिनेशन, मतलब कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है। अब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, यहाँ पर दो तीन कंडीशन हो सकती है। पहला, एम्प्लॉय ने खुद छोड़ा है, दूसरा एम्प्लॉय का टाइम पूरा हो गया है वो जा रहा है, या फिर तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय को टाइम पूरा होने से पहले ही निकाल दिया है। क्लियर। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में देनी होती हैं कि किस वजह से एम्प्लॉय छोड़ रहा है, टाइम पूरा हो गया इसलिए जा रहा है, या फिर एम्प्लॉय को जो है एम्प्लॉय खुद छोड़ के जा रहा है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय को निकाला है। तो एम्प्लॉय अगर खुद छोड़ के जा रहा है तो वहाँ पर एग्जिट इंटरव्यू होता है, वो कंडक्ट कराया जाता है, जहाँ पर उससे रीजन पूछा जाता है कि वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के क्यों जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं एचआरएम के। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, देन ऑनबोर्डिंग या फिर ओरिएंटेशन भी कहते हैं, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्पेंसेशन बेनिफिट और ऑफ बोर्डिंग या फिर टर्मिनेशन। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस को करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है। तो ए था रिक्रूटमेंट, बी था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सी था ओरिएंटेशन, डी था सिलेक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये चार चीजें दी हैं, इन चारों को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तो दिया नहीं है, उसके बाद अगला स्टेप क्या दिया है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है, सिलेक्शन, यानी कि ए के बाद डी आएगा, डी। सिलेक्शन के बाद ओरिएंटेशन, जहां पर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज से, उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझाई जाती है, तो सी। और फिर ओरिएंटेशन के बाद ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस मैनेज किया जाता है। यानी कि करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ए डी सी बी। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ए डी सी बी। तो ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन आप देखेंगे ए डी सी बी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पर द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट इज गिवन, तो यहाँ पर डिमांड कर्व दिया गया है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो क्या दिया गया है, Q इज इक्वल टू 900 माइनस 40P, Q इज इक्वल टू 900 माइनस 40P, जहां पर Q का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी, P का मतलब हो गया प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो है एक प्राइस दिया गया, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹15। यहाँ पर क्या बता दिया गया है कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो क्या है, 15 रुपए है। अब ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होकर 20 हो जाती है। प्रोडक्ट की करंटली प्राइस क्या है, 15 है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होकर 20 हो जा रही है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा। क्लियर, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, प्रोडक्ट का डिमांड कर्व Q इज इक्वल टू 900 माइनस 40P, प्राइस क्या बताया है, 15 रुपीज़, क्या बताया है, 15 रुपीज़ है प्रोडक्ट की प्राइस, यानी कि 15 रुपये प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी आपको ये फाइंड आउट करना है। तो 15 रुपये की प्राइस पे, जिसको हम इनिशियल प्राइस भी कहेंगे, तो इस पे जो है क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 300। तो क्या क्या है यहाँ पे, 15 को यानी प्राइस को 40 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 40 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो 900 माइनस 600 कितना आ जाएगा, 300। तो इनिशियल प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 300 है। वहीं पर दूसरा केस क्या दिया गया था कि प्राइस अगर इंक्रीज कर जाती है 20 रुपए पे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो यानी कि 20 रुपए पे क्या क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो एट प्राइस 20 क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 900 माइनस 800, यानी कि 100 क्वांटिटी डिमांडेड है एट प्राइस 20। एट 800 कैसे आया, 40 में आपने अब 20 का मल्टीप्लाई किया, पहले प्राइस क्या थी, 15 थी, इसलिए 40 में 15 मल्टीप्लाई किया। अब प्राइस इंक्रीज होकर 20 हो गई है तो 40 में आपने 20 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि P की वैल्यू 20 पुट कर दी, तो 900 माइनस 800 यानी कि 100। तो 15 रुपए जब प्राइस था तब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 300, और जब 20 रुपए प्राइस हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, 100, यानी कि प्राइस इंक्रीज की, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो गई है। क्लियर। तो अब जो है आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। क्लियर, तो इस तरीके से भी जो आप लिख सकते हैं। तो यहां पर P2 का मतलब क्या हो गया, 20, P1 का मतलब क्या हो गया, 15, Q2 का मतलब क्या हो गया, 100, और Q1 का मतलब क्या हो गया, 300। क्लियर, तो वो वैल्यूज आपको पुट कर लेनी है। तो यहां पर देखिए 100 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, यानी ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वहीं पर 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100, ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको जो है आपको सॉल्व कर लेना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 66.67 डिवाइडेड बाई 33.33, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2। और इकोनॉमिस्ट जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में निगेटिव साइन को ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि उसको कंसीडर नहीं करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में उसको जो है वो लेते हैं, यानी कि -2 की जगह पे क्या लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। क्लियर, तो यहां पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा जब प्राइस 20 हो जाएगी, 3, 4, 1 या 2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 2। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी जब प्राइस इंक्रीज होकर 20 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। क्लियर, तो इस तरीके से जो है आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फॉर्मूला इस्तेमाल करके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको ये बताना है, नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, इनडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, उदासीनता वक्र की ढलान नीचे की ओर होती है। ऑप्शन नंबर 2 है, इनडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, इनडिफरेंस कर्व आर यूजली कॉन्वेक्स, उदासीनता वक्र आमतौर पर उत्तल होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, कंज्यूमर प्रेफरेंस आर अज्यूम्ड टू बी ट्रांजिटिव, यानी उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को प्रतिस्थापनात्मक माना जाता है। तो आपको यह बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इन डिफरेंस कर्व से रिलेटेड, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्लियर, तो सबसे पहले आपको इन डिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके अजम्पशंस पता होने चाहिए। तो बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स की कि इन डिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, जो इन डिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, लेफ्ट साइड अप है और राइट साइड डाउन की तरफ मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, ऑरिजिन को आप देखेंगे तो ऑरिजिन की तरफ ये झुका हुआ है, तो कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन है। हायर इन डिफरेंस कर्व इज इक्वल टू हायर यूटिलिटी, यानी जितने हायर कर्व होगा उतना ही यूटिलिटी
यूटिलिटी ज़्यादा यूटिलिटी को शो कर रहा होगा। जो इंडिफरेंस कर्व सबसे ऊपर होगा उसकी यूटिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेवर इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दो अगर इंडिफरेंस कर्व हैं तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट क्या है, डोंट टचेस एक्सिस, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है ये एक्सिस को टच नहीं करते, ना एक्स एक्सिस को टच करेंगे ना वाई एक्सिस को टच करेंगे। और वहीं पर ये पैरेलल नहीं होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। क्लियर, यूजुअली पैरेलल नहीं होते हैं। तो ये जो है 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इंडिफरेंस कर्व के। डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन होते हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर यूटिलिटी को शो करता है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दो दो आईसी हैं, दो इंडिफरेंस कर्व हैं तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये दोनों ही एक्सिस को टच भी नहीं करते हैं, ना एक्स को ना वाई को। और यूजली जो है दो अगर आईसी हैं तो वो पैरेलल नहीं होते हैं। वहीं पर कुछ अजम्पशंस भी होते हैं इन डिफरेंस कर्व के। सबसे पहला अजम्पशन क्या है, रेशनैलिटी, यानी कि कंज्यूमर जो है वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के ऊपर फोकस करेगा, रेशनल होगा। कंज्यूमर जो है इमोशनली फील नहीं करेगा बल्कि रेशनली जो है डिसीजन लेता है कि उसको जो है कौन सा प्रोडक्ट लेना है, और वो इस तरीके से डिसीजन लेगा कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज ही हो। क्लियर। वहीं पर दूसरा जो अजम्पशन है ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी कि सेटिस्फैक्शन को यहाँ पर रैंक किया जा सकता है, उसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं किया जा सकता, सेटिस्फैक्शन को यहाँ पर रैंक किया जाएगा। दो होता है ना, ऑर्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में सेटिस्फैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकली, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो सेटिस्फैक्शन को हम यहाँ पर रैंक कर सकते हैं लेकिन मेजर नहीं कर सकते। वहीं पर तीसरा है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, यानी कोई गुड जितना ज़्यादा होगा, कोई सामान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा होगा कंज्यूमर के लिए। और वहीं पर नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी मतलब क्या हो गया कि अगर ए गुड है वो बी से अच्छा है और बी गुड है वो सी से अच्छा है, क्लियर, तो ए जो है वो सी से अच्छा होगा, ये माना जाएगा। ट्रांजिटिविटी यही होता है, यानी कि अगर ए जो है बी से अच्छा है और बी जो है सी से अच्छा है तो ये माना जाएगा कि ए जो है वो सी से अच्छा होगा ही, क्योंकि सी से अच्छा बी है और बी से अच्छा ए है, तो जाहिर सी बात है कि सी से अच्छा ए होगा। तो ट्रांजिटिविटी भी जो है यहाँ पर फॉलो होती है इंडिफरेंस कर्व में। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिफरेंस कर्व के और अजम्पशन के। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सा कथन असत्य है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, इन डिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, ये गलत स्टेटमेंट है। इन डिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, उदासीनता वक्र एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कि कौन एक या फिर एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। ए है प्रोडक्ट हेट्रोजेनिटी, यानी कि उत्पाद विषमता। बी है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, व्यावसायिक इकाइयों का स्वच्छंद प्रवेश और निकास। सी है द फर्म इज अ प्राइस मेकर, फर्म एक मूल्य निर्धारक है। और डी है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता। तो आपको ये बताना है कि इन चार में से कौन से हैं जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स हैं। तो हम पहले की इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लें जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के होते हैं। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। भाई जब ज्यादा नंबर ऑफ बायर और ज्यादा नंबर ऑफ सेलर होंगे तभी तो कंपटीशन परफेक्ट होगा, तभी तो मार्केट में खूब कंपटीशन होगा। क्लियर। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, यानी कि सारे के सारे बायर जो सेलर्स हैं वो आइडेंटिकल गुड्स सेल करते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि एक जैसा ही सामान आपको बेचेंगे। आप मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे एक ही सामान जो है बहुत सारे ब्रांड के अवेलेबल होते हैं। नमक लेने जाना है तो 3-4 ब्रांड के नमक अवेलेबल है, बिस्किट लेने जाना है तो 3-4 ब्रांड के बिस्किट अवेलेबल हैं। तो यानी कि यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन में, आइडेंटिकल गुड्स बहुत सारे सेलर सेल कर रहे होते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आने में और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से बाहर जाने में कोई भी बैरियर नहीं होता है। फर्म्स कैन इजिली ज्वाइन और लीव द मार्केट विदाउट बैरियर्स। वहीं पर नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, मार्केट की कंडीशन के बारे में सभी लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन होती है। एवरीवन नोज अबाउट दी प्राइसेस, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट कंडीशन, मार्केट में क्या कंडीशन है, सब कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन सबको पता है, तभी तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। भाई कंपटीशन परफेक्ट कब होगा, जब सब लोग एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, बहुत सारे बायर्स भी होंगे मार्केट में, सबको इंफॉर्मेशन होगी मार्केट की कंडीशन के बारे में। वहीं पर जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज प्राइस टेकर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी डिसाइड नहीं करती है, बल्कि
मार्केट की जो कंडीशंस होती हैं वो डिसाइड करती हैं। तो प्राइस कैसे डिसाइड होता है परफेक्ट कंपटीशन में? मार्केट की कंडीशन पे। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का कितना डिमांड है उसके बेसिस पे जो है प्राइस डिसाइड होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मेकर नहीं बल्कि प्राइस टेकर होता है। वहीं पर नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो भी लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, ये आसानी से फ्रीली मूव होते हैं और जहां पर मैक्सिमम यूटिलाइज होता है, बेस्ट यूटिलाइज होता है, वहां पर वो मूव हो सकते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा सैलरी मिल रहा है तो वो मूव कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो मूव नहीं कर पाएगा। तो रिसोर्सेज फ्रीली मूवेबल हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के, कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, सभी को इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट प्राइस के बारे में, प्राइस टेकर होते हैं यानी कि मार्केट की कंडीशन डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या होगा, और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर्स होते हैं वो इजिली जो है मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जहां पे भी उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा वहां पर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि आपको ये बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन के कौन से फीचर्स हैं। यहाँ पर ABCD दिया गया था, तो इसमें से कौन से परफेक्ट कंपटीशन के फीचर हैं? तो देखिए, ए प्रोडक्ट हेट्रोजेनिटी, ये फीचर नहीं है क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन में। बी है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, हाँ ये फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस एंटिटी आसानी से एंटर कर सकती है और निकल सकती है। सी है द फर्म इज ए प्राइस मेकर, प्राइस मेकर नहीं, प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते हैं। और वहीं पर डी है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बट ऑब्वियस बात है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। तो ABCD में से सिर्फ दो ही ऐसे ऑप्शन हैं जो कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर हैं, वो कौन से हैं? बी और डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बी एंड डी ओनली। ये दोनों जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ गिवन कॉस्ट लेवल a graph which shows combination of labor and capital that can be used to produce is called। यहाँ पर आपको जो है 4 कर्व दिए गए हैं। इंडिफरेंस कर्व पहला है, दूसरा बजट लाइन है, तीसरा आइसो कॉस्ट कर्व है, चौथा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वो कर्व है या फिर कौन सा वो लाइन है जो कि ये शो करता है कि किसी भी कॉस्ट लेवल पर लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन को प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, आइसो कॉस्ट कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो इन चारों कर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्या है? इंडिफरेंस कर्व, जो कि हमने अभी पहले भी इसका क्वेश्चन देखा। इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that give a consumer the same level of satisfaction। इंडिफरेंस कर्व है ना, ये क्या शो करता है? ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको? कंज्यूमर्स को। क्लियर? तो इंडिफरेंस कर्व तो यहां पर हो नहीं सकता। दूसरा है बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब क्या हो गया? ए ग्राफ शोइंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ए कंज्यूमर कैन बाई विद अ फिक्स्ड इनकम एंड गिवन प्राइसेस। तो बजट लाइन क्या शो करता है? ये बजट लाइन ये शो करता है कि एक फिक्स्ड इनकम और गिवन प्राइसेस पे कंज्यूमर कितना किसी भी गुड्स का कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है। क्लियर? तो बजट लाइन होता ना कि आपके पास इतना बजट है तो आप इतना ही खरीद सकते हो, तो बजट लाइन। वहीं पर जो तीसरा है दैट इज एन आइसोकॉस्ट कर्व या फिर आइसोकॉस्ट लाइन भी कहते हैं। इट शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स ए फर्म कैन बाई फॉर अ स्पेसिफिक टोटल कॉस्ट गिवन देयर फिक्स्ड प्राइस। यानी कि वो सभी कॉम्बिनेशन दो इनपुट्स के जो कि फर्म परचेज कर सकता है एट अ गिवन कॉस्ट, वो आइसो कॉस्ट कर्व होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, आइसो कॉस्ट कर्व। वहीं पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ये दिखाता है कि कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है, कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो ऑल्सो नॉन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इट इज अ ग्राफ शोइंग द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विथ फिक्स्ड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। फिक्स्ड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कितना कोई भी टू गुड्स का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि एट अ गिवन कॉस्ट लेवल ए ग्राफ विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, आइसो कॉस्ट कर्व। उसको हम क्या कहते हैं? आइसो कॉस्ट कर्व कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।